नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कक्षा 12 विषय इतिहास का पहला टॉपिक, पहला पार्ट, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा जो लेसन है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो पहले हम बात करें कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास की परिभाषा क्या है? अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। इन स्रोतों को इतिहास की जानकारी इकट्ठी करने के लिए दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। दो भागों में बांटा गया है। इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार से मिलती है? तो पहला क्वेश्चन भी यही बनता है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। अब हम बात करते हैं पहले स्रोत के बारे में। जो पहला हमारा स्रोत रहेगा आज पूरी इस वीडियो में वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में इसको बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य, तीसरा है वंशावलियां। हमने बताया आपको कि प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। लेकिन हम अगली बात करें कि साहित्यिक स्रोतों को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक, दूसरा है धर्मेतर, तीसरा है वंशावलियां। अब हम आगे अध्ययन करते हैं धार्मिक स्रोतों में किस किस को शामिल किया गया है। जो हमारे इधर साहित्य स्रोत का जो पहला है धार्मिक स्रोत, उसमें किस किस को शामिल किया गया है। धार्मिक स्रोतों में हम बात करें तो पहला हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य इसमें हम बात करें कि हमें इसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य किस पर आधारित है? तो हम बात करें यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य लिखे गए हैं वो ब्राह्मण साहित्य कहलाते हैं। पहले बात करें कि ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं? जो ग्रंथ यज्ञों और कर्मकांडों पर आधारित जो उनसे जानकारी प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण साहित्य कहलाते हैं। अब ब्राह्मण साहित्य में हम बात करें वो क्या क्या शामिल है? तो पहला इसमें आता है वेद। पहले इसमें क्या आता है? वेद आता है। तो हमारे जो प्राचीन जो ग्रंथ है वो वेद कहलाते हैं। हमें वेदों से
भारतीय इतिहास की आर्य सभ्यता और संस्कृति की जानकारी भी वेदों से द्वारा ही प्राप्त होती है। वेद हमारे 4 हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं और प्राचीन भारत की जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं उनमें वेद सबसे पहले हैं। 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम बात करें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। 2019 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर था उसमें यही से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद कितने मंडल हैं? 10 मंडल ऋग्वेद में है। फिर हम बात करें दूसरे वेद के बारे में, सामवेद। सामवेद वेद से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसे हमें गायन संबंधित या संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी हम बात करें यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद से हमें यज्ञ अनुष्ठान की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद की बात करें हमें तो हमें जादू टोना या यज्ञ कर्म कांडों की जानकारी हमें इस वेद से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो लिखा गया वेद था वो था ऋग्वेद। सबसे पहले इन 4 वेदों में इसकी रचना हुई। सबसे पहले किसकी हुई? ऋग्वेद की। परंतु वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अब हम इसके बाद आगे बात करें कि वेदों के बाद आगे किसको ब्राह्मण साहित्य में शामिल किया गया है? तो इसमें ब्राह्मण साहित्य वेदों के पास उपनिषद को शामिल किया गया है। उपनिषद भी ब्राह्मण साहित्य के भाग है। आरण्यक को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें वेदांत को शामिल किया गया है। वेदांत की संख्या 6। उपनिषद की संख्या मुख्यतः 18 मानी गई है। उपनिषद किसे कहते हैं? ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना गुरु के समीप बैठकर की जाती है उन्हें उपनिषद कहते हैं। आरण्यक ये ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनकी रचनाएं हमें वनों में जाकर, वन में रहकर वह उनकी रचनाएं की जाती है ऋषि मुनियों द्वारा। वेदांत 6 है। ये भी ब्राह्मण साहित्य के भाग है। वेदांत में सबसे पहला शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है छंद, चौथा है ज्योतिष, 5वां है निरुक्त और 6ठा है व्याकरण। ये 6 वेदांतों की हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? ब्राह्मण साहित्य से प्राप्त होती है। अब इसी में हमारे 2 ग्रंथ और है ब्राह्मण साहित्य में। वो कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए आप। ब्राह्मण साहित्य में रामायण और महाभारत से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में प्राप्त होती है। तो हमारा जो धार्मिक स्रोतों में जो पहला था ब्राह्मण साहित्य वो समाप्त होता है और दूसरा जो हमारा स्रोत है इसमें जो साहित्य है वो है बौद्ध साहित्य।
बौद्ध साहित्य की रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की मानी जाती है। बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध को माना गया है और ये बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य से हमें इसमें 3 त्रिपिटक को शामिल किया गया है। त्रिपिटक में 3 इसमें भाग शामिल है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम पिटक, अगला है सुत्त पिटक। इन 3 पिटकों से मिलकर क्या बना है? त्रिपिटक बना है। और त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा इन पिटकों में हमें आचरण, समय की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। आगे हम बात करें जातक कथाओं में, इसी में बौद्ध धर्म से साहित्य संबंधित है जातक कथाएं। जातक कथाएं जिसे कहते हैं, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में जानकारी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी मिलती है तत्कालीन, उसे क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म कथाओं की जो तत्कालीन जानकारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक की जानकारी में प्राप्त होती है वो जातक कथाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जातक कथाओं से क्या तात्पर्य है? तो गौतम बुद्ध की पूर्व घटनाओं की कथाओं की जानकारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मिलती है, क्या कहलाती है? जातक कथाएं कहलाती है। एक इसमें ग्रंथ का जो उल्लेख मिलता है उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पनो। इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मेनेंडर के मध्य जो वार्ता हुई थी वो इसी ग्रंथ के माध्यम से उसी उस वार्ता की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यह भी किसमें बनता है? अगला है इसमें हमारा जैन साहित्य। तीसरा हमारा भारतीय साहित्य का जो तीसरा है वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य की रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य इसकी रचना होती है। इस ग्रंथ में इसका जो जैन साहित्य का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कहलाता है आगम। और आगम पाली भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य में ये पाली भाषा में लिखा गया है और जो बौद्ध साहित्य था वो पाली भाषा में लिखा गया है, ये पाली भाषा में लिखा गया है। इस आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 पटड़ी हमें इस ग्रंथ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसका ये ग्रंथ है जैन साहित्य का, वो है परिशिष्ट पर्वन। इस ग्रंथ से हमें किस प्रकार जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ से हमें जो उस समाज, उस प्राचीन भारत में तत्कालीन राजा और साधु संत हुए उनकी जो वार्ता हुई उस वार्ता का उल्लेख हमें परिशिष्ट पर्वन में उसका उल्लेख मिलता है। अगला हमारा है इसी में साहित्यिक स्रोतों में जो दूसरा भाग है धर्मेंद्र साहित्य।
धर्मेंद्र साहित्य किसे कहते हैं? तो इस कहने में जो प्राचीन भारतीय में वो धर्म के अतिरिक्त जो साहित्य लिखे गए हैं उन्हें क्या किस नाम से पुकारा जाता है? धर्मेंद्र साहित्य के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। जिनमें देखिए सबसे पहला है, जैसे मान लीजिए इसमें ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य में इसको शामिल किया जाता है। इसमें कल्याण की राजतरंगिणी, कल्याण की राजतरंगिणी इसमें ऐतिहासिक साहित्य में संबंधित है। दूसरा है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। अगला है बाणभट्ट का हरिश्चरित्र। तो ये सारे ग्रंथ ऐतिहासिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाते हैं। अगला हमारा इसी में है विशुद्ध साहित्य। विशुद्ध साहित्य वो कहलाते हैं जो समाज के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में लिखे जाने वाले जो ग्रंथ हैं वो क्या कहलाते हैं? विशुद्ध साहित्य या विशुद्ध ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें बात करें तो कौन कौन से ग्रंथ शामिल है विशुद्ध साहित्य में? विशुद्ध साहित्य में पाणिनि की अष्टाई, पाणिनि की अष्टाध्यायी इसमें शामिल है। दूसरा है पतंजलि की महाभाष्य। तीसरा है इसमें विष्णुदत्त शर्मा की पंचतंत्र। तो ये धर्मेंद्र साहित्य के विशुद्ध साहित्य में आने वाले ग्रंथ हैं। अगला इसी में हमारा एक और है धार्मिक क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य में जी किसे कहते हैं? क्षेत्रीय साहित्य तो क्षेत्रीय साहित्य उसे कहते हैं जो किसी अलग क्षेत्र के बारे में लिखे गए हैं। जैसे राजस्थान से हैं चंद्रोदय का पृथ्वीराज रासो, यानी इस पृथ्वीरासों में किसी एक विशेष क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर। तो ये क्षेत्रीय साहित्य में आते हैं। चंद्रोदय का पृथ्वीरासो, सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर। अब हमारा इसका जो साहित्यिक स्रोतों में जो तीसरा इसका बिंदु है, तीसरा इसका भाग है, वो है वंशावलियां। वंशावलियां वंशावलियां लेखन परंपरा की जो इतिहास की जानकारी है उसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। वंशावलियां पहले किसी वंश के शासन के बारे में, किसी परिवार के बारे में, किसी समाज के बारे में हमें मुख्य जानकारियां वंशावलियों से प्राप्त होती है। पुरातन जो पुरातात्विक जो इतिहास है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होती है? वंशावलियों से प्राप्त होती है। एक स्रोत हमारा ये पूरा हो चुका है। दूसरा हमारा जो स्रोत है इसमें पुरातात्विक स्रोत।
ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन हमारा जो दूसरा इसका भाग है भारतीय इतिहास के स्रोतों में, वो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें सर्वाधिक विश्वसनीय जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में भी हमने इसको कई भागों में भी बांटना होगा। पहला इसका भाग है अभिलेख। अभिलेख सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, शैल चित्रकला। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि पुरातात्विक स्रोतों में किन किन भागों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक है, मूर्तियां हैं और शैल चित्रकला है। अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख भारत में सबसे पहले जो मौर्य वंश के जो शासक थे अशोक, उन्होंने भारत में मौर्य अभिलेखों की शुरुआत उनके द्वारा मानी जाती है। अभिलेखों में इनकी जो भाषा थी वो थी बराही लिपि। बराही लिपि में सबसे ज्यादा अभिलेख हमें मिलते हैं। इसके अलावा अभिलेखों से हमें चित्तयुक्त, समसामयिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें इससे शासक के राज्य की, साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। तो अभिलेख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिलेख किसे कहते हैं? किसी कठोर सतह पर किसी राज्य के बारे में हमें जो जानकारी लिखी हुई मिलती है वो क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अगला हम बात करें, सिक्कों की बात करें। सिक्कों से हमें तिथि की जानकारी मिलती है, कला की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें वंश परंपरा की जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। इसके अलावा वहां के शासक की गौरवपूर्ण जो कार्य हैं उनकी जानकारी भी हमें सिक्कों के माध्यम से मिलती है। तो भारतीय इतिहास में सिक्के भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें, स्मारकों की बात करें। स्मारक में प्राचीन भारत में बहुत सारे राजप्रसाद बनाए गए, यानी महल, मंदिर बनाए गए, मठ बनाए गए। इसके अलावा बौद्ध विहार बनाए गए। बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, मठ विहारों के लिए मंदिर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्मारकों में कंबोडिया, जो एक देश है हमारे भारत हिंद महासागर के पास, उसमें अंकोर वाट का मंदिर बनाया गया है। और अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और विष्णु को समर्पित है। अब बात करें मूर्तियों की। मूर्तियां अनेक प्रकार की बनाई गई है, क्योंकि प्राचीन भारत में जो मूर्तियां बनाई गई थी वो टेराकोटा मिट्टी से बनाई गई थी। और मूर्तियों के माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है हमारा शैल चित्रकला। गुफाओं पर जो चित्रांकन किया जाता था वो शैल चित्र कहलाता है, क्योंकि प्राचीन समय में भारतीय जो लोग थे उस शिक्षा से जानकार कम थे, तो इसलिए चित्रों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन वो किया करते थे। तो आज हमारा ये वीडियो में जो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत था, वो टॉपिक समाप्त होता है। और क्वेश्चन बनते ही है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं? सिक्कों से प्राप्त जानकारी हमें किस प्रकार की मिलती है? तो क्वेश्चन है, सिक्कों से
प्राप्त जानकारी हमें इस प्रकार की मिलती है। तो इसमें पहला है तिथिक्रम जानकारी मिलती है सिक्कों से, तिथिक्रम। दूसरी है कला का प्रकाश सिक्कों पर डाला गया है। अगला है धार्मिक विश्वास की जानकारी भी मिलती है। अगला है साम्राज्य विस्तार की जानकारी सिक्कों के माध्यम से मिलती है। साम्राज्य विस्तार की जानकारी में सिक्कों के माध्यम से मिलती है। तो सिक्के हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभिलेख और सिक्के हमारे दोनों ही बेस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लेसन में। तो आज हमारा ये वीडियो हम यही में इसको स्टॉप करते हैं। तो आप पढ़िएगा, अगर वीडियो को बार बार देखिएगा। धन्यवाद।